एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के साथ एमसीयू का फेज 5 फाइनली शुरू हो चुका है। एंटमैन फ्रेंचाइजी के पहले दोनों पार्ट सेल्फ कंटेंट थे, लेकिन थर्ड पार्ट क्वांटममेनिया हमें लेके गया है सब एटॉमिक क्वांटम रेल्म के बिल्कुल बीचों बीच। एंड साथ ही इस मल्टीवर्स सागा का सुपर विलन एंटर कर चुका है कैंग द कॉन्करर के रूप में। पीटन रीड की डायरेक्टेड थर्ड एंटमैन मूवी पॉल रड के एंटमैन और एंट फैमिली को लाती है नेक्स्ट मेजर विलन जोनाथन मेजर्स के कैंग द कॉन्करर के अगेंस्ट। और एमसीयू में कैंग द कॉन्करर की इससे बेटर एंट्री नहीं हो सकती थी। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है स्पॉइलर फ्री रिव्यू एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। एंटमैन के पिछले दोनों पार्ट्स और जितनी मूवीज में एंटमैन का केमियो रहा है, इतना तो हमें क्लियर है कि इस फ्रेंचाइजी का फोटे ही है लाइट हार्टेड कॉमेडी। स्पेशली स्कॉट लैंग जो लीड करता है इस एंट फैमिली को, जिनके मेंबर्स है उसकी पार्टनर होप वैन डाइन या फिर द वास्प के दोनों पेरेंट्स हैंक पिम और जेनेट वैन डाइन, और इस मूवी के थ्रू इस एंट फैमिली को ज्वाइन करती हुई उसकी बेटी केसी लैंग। एंटमैन के सेकंड पार्ट में जिस जेनेट को क्वांटम रेल्म से बाहर निकालने के लिए सभी जुटे हुए थे, वही जेनेट पार्ट 3 में बहुत ही पिवटल रोल प्ले करती है। इनफैक्ट इतना इंपॉर्टेंट रोल कि होप वैन डाइन की वास्प तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही नोटिस में आती है। क्वांटम रेल्म में जेनेट के बिताए हुए 30 सालों में क्या हुआ, उस चीज का जवाब मिलता है हमें एक फ्लैशबैक सीन के थ्रू। और ये स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि ट्रेलर से हम ऑलरेडी ये बात समझ ही चुके थे कि जेनेट का सामना क्वांटम रेल्म में कैंग से ऑलरेडी हो चुका है। अब जेनेट की तो वही कोशिश रहती है कि वो क्वांटम रेल्म में बिताया हुआ टाइम भूल के अपना बाकी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाए। लेकिन फिर कैसी की एक छोटी सी गलती से पूरी फैमिली सक होके पहुंच जाती है सब एटॉमिक यूनिवर्स क्वांटम रेल्म में। अब इस सब में स्कॉट लैंग, जिसे फाइनली अवेंजर्स एंड गेम की क्लाइमैक्स बैटल के बाद कुछ टाइम मिला है खुद के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी बेटी कैसी के साथ स्पेंड करने के लिए, वो उसे स्पेंड करने तो जरूर मिलता है लेकिन इसी क्वांटम रेल्म के बीच। मूवी का प्लॉट काफी फास्ट पेस चलता है, जहाँ एक चीज सॉल्व होती है तो दूसरी चीज बिखरने के लिए रेडी होती है। बट फिर फैमिली रिलेशनशिप वाला कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए प्लॉट बीच बीच में थोड़ा स्लो भी होता है। एक तरफ जहाँ स्कॉट और कैसी की फादर डॉटर रिलेशनशिप चलती है, तो वहीं दूसरी तरफ मदर डॉटर होप और जेनेट के इश्यूज भी दिख के आते हैं। लेकिन फिर यही वो सीन्स है जो मार्वल की मूवीज को इमोशनली कनेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ। मूवी का प्लॉट ओवरऑल एमसीयू के फेज 5 को काफी अच्छे तरीके से सेट करता है। कैंग के अपीयरेंस से पहले उसके कैरेक्टर को काफी अच्छे तरीके से सेट किया जाता है और उस पे खरा उतरता दिखता है जोनाथन मेजर्स का ये कैरेक्टर। लोकी सीरीज में ही हू रिमेन्स के अजीबोगरीब पोर्ट्रेयल से ही हमें आइडिया लग जाना चाहिए था कि ये एक्टर काफी ज्यादा पोटेंशियल रखता है। वैसे भी मार्वल की कास्टिंग चॉइसेस टू द पॉइंट होती है और कैंग के रूप में जोनाथन मेजर्स जिस भी आगे फ्यूचर एमसीयू प्रोजेक्ट में दिखेगा वो काफी खतरनाक रूप से दिख के आएगा। मतलब थैनोस कैंग के आगे कुछ भी नहीं है। अब कैसी लैंग को प्ले कर रही है एक्ट्रेस कैथरीन न्यूटन न्यू एंट्री होने के बावजूद पॉल रड के स्कॉट लैंग की बेटी के रूप में काफी अच्छे से जच रही है। ऑल्दो कैथरीन न्यूटन और माइकल डगलस के हैंक पिम का रोल मिनिमम ही रहा है। इवन इवेंजेलिन लिली जो वास्प को प्ले कर रही है, मूवी के टाइटल में उनका नाम होने के बावजूद उनका रोल काफी कम और सिर्फ क्लाइमैक्स में दिख के आता है। मिशेल फाइफर की जेनेट वैन डाइन मूवी के प्लॉट का की पॉइंट और फोकस बनी रहती है। और अगर बात करें पॉल रड के स्कॉट लैंग की, तो वो कहते हैं ना, कुछ रोल्स बने ही होते हैं स्पेसिफिक एक्टर्स के लिए, यानी कि उनके अलावा हम उस कैरेक्टर को किसी और एक्टर के रूप में इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे टोनी स्टार्क बनाया आरडीजे के लिए, थॉर बनाया क्रिस हेम्सवर्थ के लिए, उसी तरह से स्कॉट लैंग बनाया पॉल रड के लिए। सपोर्टिंग कास्ट में मोडॉक को प्ले कर रहे कोरी स्टोर्स मूवी को कॉमेडिक एंगल देते हैं, तो वही क्वांटम रेल्म के रेसिडेंट विलियम जैक्सन हार्पर का क्वाज और केटी ओब्रायन की जेंटोरा के रोल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वही ओवरहाइप बिल मरी का केमियो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर वो मूवी में नहीं होता तब भी प्लॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बात करें विजुअल्स की, तो क्वांटम रेल्म पे बेस्ड होने की वजह से इस मूवी में हमें बहुत सारा सीजीआई देखने मिला है एंड क्वांटम रेल्म का ये इमेजिनरी वर्ल्ड काफी अच्छी तरह से पोर्ट्रे भी किया गया है। ऑल्दो इस सीजीआई को हम अवतार के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मार्वल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से विजुअल्स काफी अच्छे थे। स्पेशली मल्टीप्लाइंग एंटमैन वाला सीन जिसे हम ट्रेलर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं, और क्लाइमैक्स बैटल विजुअली माइंड ब्लोइंग है। अब ऑल्दो इनिशियल रिव्यूज में एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया को रॉटन टोमेटोज पे सिर्फ 50% रेटिंग मिली है, जो कि मेरे हिसाब से काफी हार्श है। क्योंकि अगर आप एक मार्वल फैन है और लार्जर स्केल पे एमसीयू की स्टोरी लाइन को जानते हैं, तो आपको ये मूवी काफी पसंद आएगी। क्योंकि नहीं ये सिर्फ कैंग द कॉन्करर को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करती है, जो कि द मल्टीवर्स सागा का मेन विलन है, बट उसके साथ ही इस मूवी स्पेसिफिक क्वांटम वर्ल्ड को भी काफी अच्छे तरीके से बिल्ड करती है। और अगर यहाँ पे कुछ कम लग रहा है तो उसके पीछे रीजन है कम दिखाना, यानी कि एमसीयू में फेज 5 अभी जस्ट शुरू
हुआ है, तो एक ही मूवी से सब कुछ एक्सपेक्ट करना गलत होगा। 15 साल और 31 मूवीज के बाद एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया को अगर पास्ट की मूवीज से कंपेयर करेंगे तो कुछ न कुछ कम ज्यादा मिलेगा ही। तो अगर आप वीकेंड एंजॉय करना चाहते हो एक साईफाई सुपर हीरो मूवी के साथ, तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया थिएटर्स में जरूर देख लेना। ये तो स्पॉइलर फ्री रिव्यू था, लेकिन नेक्स्ट आने वाले वीडियो स्पॉइलर के साथ होंगे, एंडिंग एक्सप्लेन्ड एंड एंड क्रेडिट, जो कि बाय द वे दो हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर मूवी थिएटर्स में देखने से पहले आपको रिकैप चाहिए तो ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।